मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली। तो किसानों की किस तरीके की हालत है आपने भी सुना। एक तरफ अरुण जेटली साहब हैं, वो साफ तौर पर क्योंकि वित्त विभाग उनके हाथ में पूरे देश का बजट और पूरे देश को किस तरीके से आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, सुदृढ़ करना है, इसकी कमान संभाले हुए हैं और उनको लगता है कि कर्ज माफी केंद्र सरकार जो है वो नहीं कर सकती है, राज्यों को अपने रिसोर्सेज पर इसको करना चाहिए। वहीं उन्होंने हवाला जो है वो बैंकों का भी दिया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी अगर होती है तो बैंकों की हालत जो है वो गड़बड़ा जाएगी। वहीं रिजर्व बैंक की बात भी सामने है। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को अगर कर्ज माफ कर दिया जाता है तो महंगाई बढ़ सकती है। एक तरफ उद्योगों की अगर बात करें तो सरकार उद्योगों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों की बात आती है तो महंगाई की दलील दी जाती है। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। आपको तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से पीएस कलवानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, किसान नेता हैं रामपाल जाट साहब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कैलाश गंदोलिया साहब हैं, महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रामपाल जाट साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। किसानों की जो हालत फिलहाल देश में है और सरकार जो है वो चाहती है कि जो किसानों की स्थिति फिलहाल है, उनकी आय जो फिलहाल है उसमें दोगुनी वृद्धि की जाए और उस और वो चल रही है और कोशिश सरकार की कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। कलवानिया साहब से हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूं फिलहाल किसान की जो स्थिति है क्या माने, जिस तरीके की स्थिति है वाकई वो है या केवल इसके पीछे एक राजनीति हो रही है? रामपाल जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो किसान और कृषि व्यवस्था पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। अन्नदाता की स्थिति जो है दिन ब दिन बिगड़ रही है। आप देख सकते हैं त्राहिमाम किसान है और किसानों को खेत छोड़कर, उत्पादन छोड़कर एक आंदोलन रूपी मामले में आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं चिंता का विषय देश के लिए है, क्योंकि अगर आर्थिक तौर पर हम देश को बढ़ाना चाहते हैं तो किसानों की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार फिर पैनल की तरफ चलते हैं और जरा चर्चा उनसे कर लेते हैं। किसान नेता हमारे साथ रामपाल जाट हैं। रामपाल जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। किसानों की स्थिति जो है क्या वाकई इतनी विकराल हो गई है या केवल इसके पीछे सियासत हो रही है? अभी केरल से लेकर हिमाचल तक, पश्चिमी बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जी सभी किसानों का दर्द एक है, समस्या एक है। और आज यदि हम देखें तो महाराष्ट्र का किसान जो तूर पैदा करता है देश की 38%, उसका सरकार ने पूरी तूर खरीदी नहीं, इसलिए किसानों को तूर बेचनी पड़ी 36 रुपए, यानी 1 क्विंटल पर 1400 रुपए का घाटा। राजस्थान में मूंग पैदा हुआ 40% से नहीं, उससे भी ज्यादा 47% पूरे देश का, और राजस्थान के किसानों को मूंग के दाम मिले 3637 रुपए, न्यूनतम समर्थन था 5225 रुपए, यानी 1600 रुपए का घाटा। और उसके अलावा मूंगफली राजस्थान में पैदा हुई, मूंगफली की सरकार ने खरीद ही शुरू नहीं की, मूंगफली बेचनी पड़ी 400 से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे पर। इसी ढंग से अभी सरसों जो शुरू नहीं हुई खरीद और सरकार ने निर्णय लिया कि इसकी खरीद नहीं की जाए, उस सरसों को किसानों को बेचना पड़ा 400 से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल के घाटा में। और ये जितने भी न्यूनतम समर्थन घोषित हुए हैं ये सब है लागत से कम। तो लागत से कम होते हुए भी न्यूनतम समर्थन पर खरीद नहीं, और इसके संबंध में
सरकार जो कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये गारंटेड मूल्य है, तो जिसको वो अपनी गारंटी बताते हैं उस गारंटी को भी फुलफिल नहीं करते। इस कारण से एक रिपोर्ट का मैं उल्लेख करूंगा, 2000 किसान कार्य बल, ये भारत सरकार ने एक कार्य बल गठित किया, उसकी रिपोर्ट आई कि किसानों को देश की आजादी के बाद से अब तक सब्सिडी दी नहीं, किसानों की जेब से सरकार ने सब्सिडी छीनी है। और भारत का जो पूर्व कृषि मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में किसानों की समस्याओं के संबंध में, उनका कि जो भी न्यूनतम समर्थन सरकार तय करती है वह लागत का 80% से कम होता है, तो लागत इतना होता ही नहीं। और इसका जो कारण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के फार्मूले हैं, उस फार्मूले में लागत पर लाभांश जोड़ने का कोई प्रावधान ही नहीं। तो लागत में से कटौती क्या क्या की जाएगी ये सब उसमें लिखा हुआ है। इस कारण से किसानों को अपनी उपजें लागत से कम दाम पर बेचनी पड़ती है, उसकी जेब से 100 रुपए खर्च होते हैं, उसकी तो उसके वापस प्राप्त होते हैं 80 रुपए से कम। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान हो गया ऋणी, उसकी जमीन हो गई बैंकों के गिरवे। ये तो रिकॉर्डेड ऋण की बात है, जो बिना रिकॉर्डेड ऋण है वो और भी भारी समस्या है। तो इस ऋण को देखते हुए जब पूरा देश का किसान ही ऋण में डूब जाए, उसको उसको उपजों की कीमत मिले नहीं, तो फिर 2003 का एक सर्वे, वो भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का, उसने कहा देश में सबसे कम आमदनी है किसानों की, मजदूरों से भी कम। तो ये जो इनकी रिपोर्ट्स है उसके अनुसार जो उस समय आमदनी थी एक महीने की एक परिवार की 2115 रुपए, और जब इन्होंने सर्वे कराया 2013 में, तब आमदनी आई एक किसान के परिवार की केवल कृषि के कारण वो आई 3081 रुपए। तो 3081 रुपए में 5 व्यक्ति, तो एक के हिस्से में जो आते हैं लगभग 60 रुपए। तो यदि एक दिन का उनको कैलकुलेट करें तो एक आदमी को मिलता है 20 रुपए। तो किसान को 20 रुपए, और जो सरकारी कर्मचारी है सबसे छोटे पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उसको एक दिन में मिलेंगे 866 रुपए। और जो IAS ऑफिसर है भारत सरकार का सचिव, उसको एक दिन में मिलेंगे 11,300 रुपए। चलिए, ये तो आंकड़ों का खेल है, इन सबसे ऊपर है। रामपाल जी, ये तो आंकड़ों का खेल है, बिल्कुल सही और चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वाकई किसानों की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। कलवानिया साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हो, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कलवानिया साहब, सरकार आपकी है, मोदी सरकार ने एक वादा किया है कि 2022 तक जो है किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी कर दी जाएगी। क्या कुछ स्ट्रक्चर कुछ तय किया गया है, किस तरीके से होगी? क्योंकि जब जब किसान की जो पैदावार होती है उसमें वो जितना पैसा लगाता है उतनी उसको लागत ही नहीं मिल पाती और हमेशा वो कर्ज के तले दबता जाता है। एक तरफ हम उद्योगों को तो हम कर्ज मुक्त कर देते हैं, कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन किसान की बात आती है तो राज्य को पाले में बोल डाल देते हैं कि भाई अब राज्य अपने रिसोर्सेज से किसानों का कर्ज माफ करें। पहले से सदियों से किसान पीड़ित रहा है, पीड़ित और शोषित रहा है। तो इसके लिए आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री का जो टारगेट है 2022 के अंदर किसान की आमदनी दुगुनी करके उसे कर से मुक्त करने का जो सपना है, उसे निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की मुख्यमंत्री इसे साकार करेगी और किसान को कर्जे से उबारेगी। इसके लिए किसान के लिए आमदनी को दुगुनी करने का, किसान को पहले किसी जमाने के अंदर कोई फसल खराब हो जाती थी खेत में तो उसको कोई फायदा नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी ने 2-3 नीतियां जो लागू की है, कृषि के अंदर फसल बीमा नीति है, अच्छे बीज मिलना किसान को चालू हुआ है, खाद की पहले किल्लत रहती थी। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रभुलाल सैनी को चिट्ठी लिखनी पड़ी है, तो ये किसान के लिए फसल बीमा योजना है। और जो फसल बीमा नीति लागू की है वो सबसे बड़ी राहत किसान को मिलेगी। पहले खेत के अंदर खड़ी फसल खराब हो जाती थी, उसके अंदर किसान को कोई आके सुनने वाला नहीं था। आज फसल बीमा नीति लागू होने के बाद में किसान के लिए अगर खेत में फसल खराब हो जाती है तो उसका भी मुआवजा उसको मिलता है, निकालने के बाद घर नहीं पहुंचती तब तक भी अगर उसको नुकसान होता है तो उसके लिए भी सरकार बीमे के मार्फत उसको क्लेम का फायदा किसान जरूर देती है। इससे निश्चित रूप से किसान को आमदनी दुगुनी होगी, उच्च क्वालिटी का बीज किसान को मिलने लगा है, जिससे भी किसान को अच्छा फायदा होगा। चलिए,
बड़े बड़े वादे हैं और कितना ये धरातल पर उतरेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। अर्चना जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, क्या लगता है कलवानिया साहब जो कह रहे हैं फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं और 2022 तक का जो सपना है पता नहीं वो कब पूरा होगा, सपना सपना ही रह जाएगा या वाकई धरातल पर किसानों की स्थिति को दुरुस्त चुस्त किया जा पाएगा और किसान वाकई सुदृढ़ हो पाएगा आर्थिक तौर पर, और ये आत्महत्या जैसी जो खबरें लगातार मीडिया में बनी रहती है उससे कब पार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको, कितना इत्तेफाक रखते हैं कलवानिया साहब की बातों से आप? देखिए दुर्गेश जी, अब मैंडेट तो 2019 का है और 2022 का टारगेट जब रखते हैं तो जनता कैसे विश्वास करे, विशेषकर कृषि से जुड़े हुए लोग। और समस्या इसलिए विकराल है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों का निदान हम करते नहीं और भविष्य में सपने दिखाने का प्रयास करते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में लोन वेवर किया जाएगा। ये जितना भी एजुटेशन हुआ है वेस्टर्न इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ये वो किसान थे जो मार्जिनल किसान नहीं थे, इनके पास ये नहीं था कि बहुत कम रकबे में खेती करते, ये वेल टू डू किसानों की श्रेणी में आते। और ये एजुटेशन इसलिए था क्योंकि रामपाल जी ने जिस प्रकार से आपको विस्तृत रूप से बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती, उसकी लागत का जो कमिटमेंट था इनका मैनिफेस्टो में कि हम उसकी डिविडेंड पर 50% बेनिफिट दे करके और उसे समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करेंगे, वो सब नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी विडंबना यदि प्रदेश की देखें तो आज प्रदेश में जो किसान उद्वेलित है क्योंकि मध्य प्रदेश का एडजॉइनिंग स्टेट है, तो उसका कारण सिर्फ इतना, ना तो पशुपालक ना किसान ये महसूस करता है कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। अभी सही बात कह रहे थे, मूंग की खरीद हुई, बम्पर पैदावार हुई, लेकिन अभी तक उसको समर्थन मूल्य का जो पैसा था वो नहीं मिला। खरीफ की फसल की जो बुआई है उसका समय भी आ गया। ऐसे में बिना पैसे के सहकारी बैंक्स जो है उनका भी अभी खुद जो सहकारिता मंत्री उन्होंने स्वीकार किया 50% का लक्ष्य जो था ऋण वितरण का वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह की नीतियां जब होती हैं तब निश्चित रूप से किसान की स्थिति खराब होती है। ठीक है कि वर्षों की परंपरा के आधार पर भी देखें तो ऐसा नहीं हो कि पूरे देश में इस तरह के आंदोलन हुए हों। और आपने देखा डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन को इन्होंने कहा कि साहब इसका कोई असर नहीं हो, जबकि वास्तविकता ये थी कि उस समय मानसून अच्छा और बम्पर पैदावार हुई, लेकिन बम्पर पैदावार से किसान को क्या फायदा हुई, ये बड़ा प्रश्न है। जब लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है मार्केट में, उसकी खरीद नहीं कर पाते ना सरकारी स्तर पर ना कोई दूसरे व्यापारी, तो उस फसल को लेकर के किसान करेगा क्या, ये बड़ी विडंबना है। और इतना समय बीतने के बाद भी उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं आई है मार्केट में, तो उसको फसल जो आने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। लहसुन की फसल की पैदावार को लेकर के आपने देखा कोटा में किसान की सदमे से मौत हुई। उसका सिर्फ कारण ये था कि जो लहसुन कुछ समय पहले 200 रुपए किलो था वो 20-25 रुपए किलो बेचा जा रहा है, ये उसकी मार्केट में एक कीमत है। तो जब लागत का ही मूल्य उसे नहीं मिला, यानी नेट टू नेट जो उसका होना चाहिए वो तक उसे नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। पूरे देश में जो इस प्रकार का उद्वेलन है उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपने वादा तो किया कि कृषि को सुदृढ़ करेंगे, अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान है उसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर 2 रुपए की सब्सिडी हमने पूर्ववर्ती शासन में शुरू की थी, उसे बंद कर दिया गया। और जो जिस दर पर हम उनसे दूध खरीद रहे हैं वो भी देश में सबसे कम दर है इस समय। तो ये सारी स्थितियां किसान की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की उसमें आरबीआई के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया जो टारगेट करती है इन्फ्लेशन को। अब टारगेट इन्फ्लेशन को करने वाले वो जो लोग हैं उन्हें किसानों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की 20% या 10% कीमत बढ़ती है तो उसका कमी आती है, इनफैक्ट तो उसकी कीमतें 200% बढ़ जाती है। और वही चीज यदि 10% ज्यादा उत्पादित होती है तो उसका डिफ्लेशन जो है वो भी 200% होता है। तो आज किसान इस दुर्व्यवस्था का शिकार है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जो कमेटी बनी है इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, उस कमेटी के लोगों को ये आभास नहीं कि कैसे ये इन्फ्लेशन होता है। यदि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी दाल की उपज जो है वो कम है और इनफैक्ट वो स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से रोकेंगे, तो वो इमीडिएटली ऑर्डर करते हैं कि साहब उसको तो बाहर से मंगवाया जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर देते हैं और किसान की स्थिति खराब हो जाती है। तो आर्थिक मोर्चे पर नीतियां और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर जो नीतियां हैं वो किसी प्रकार से किसान हितैषी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी जब खरीफ की फसल की जब ऋण वितरण का कार्यक्रम था तो सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 4 महीने तक प्रदेश सरकार ने उसको जारी नहीं किया और जब डेट आई, उसकी डेडलाइन आई, उसके 2 दिवस पूर्व उन्होंने जारी किया। अब ऐसे में किसानों को जब जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अप्लाई करते और कैसे उसको एक्सेस करते, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसे बाजार से बड़ी हुई जो ब्याज दरें थी उस पर ऋण लेना पड़ा। तो जब वो इतना पैसा लेता है उसकी उपज की लागत या कह सकते उसकी लागत का जब उसको रिटर्न नहीं मिलता, तो कम से कम वो मिलता तब भी वो तसल्ली कर लेता। अब वो जब घाटे में जाएगा
तो राजस्थान जैसा प्रदेश जो परंपरागत रूप से किसानों की धरती कहा जाता है, जहां कभी आत्महत्याओं की कोई परंपरा जैसी देखने को नहीं है, 60 किसानों ने आत्महत्या की। बिल्कुल। इस 3.5 वर्ष में 3 आपदाएं, भीषण आपदा सबसे पहले। बिल्कुल, आपने एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ खड़ा किया है। कैलाश जी, आपकी तरफ मैं आऊंगा। कैलाश गंदोलिया जी हमारे साथ भारतीय किसान संघ के महामंत्री, वो जुड़े हुए हैं। किसान की जो स्थिति है कैलाश जी, उसको लेकर जिस तरीके की बात है, जब स्थिति ये होती है जब कोई फसल जो है उसका अगर भारी मूल्य होता है तो दूसरे साल जो है किसान क्या होता है उसी को पैदावार में लग जाता है, और होता यह है कि उसकी बंपर फसल हो जाती है और जितनी लागत उसकी लगी होती वो भी नहीं निकल पाती। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है या सरकार और किसान के बीच में कि जिसका उसको प्रॉपर फायदा मिल सके? क्या यहाँ जो सरकार है और किसान के बीच की जो कड़ी है, क्या वो कहीं नदारत है, या किसान अशिक्षित हैं, किसान गरीब हैं, किसान जो है वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है? देखिए, इस संदर्भ में जो भी कोई सरकारें बनी आज 70 वर्षों से, इन्होंने किसान को लुभाने का काम किया, कहीं वादे किए, पर अंतोगत्वा जब किसान को देने का समय आया तो ये सब चीजों से मुकर गए। आज 2014 में माननीय मोदी जी ने लागत के आधार पर 50% लाभांश जोड़ करके हम मूल्य देंगे ऐसी घोषणा की थी। पर आज दुर्भाग्य देखिए आप, हमारा राजस्थान में एक बार तो हमारा केंद्र कह रहा है, माननीय मोदी जी कह रहे हैं हम लाभांश जोड़ करके और किसानों को प्राइस देंगे, पर राजस्थान में जब हम देखते हैं कि लाभांश की तो बहुत बड़ी चीज है, पर जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्रीय गवर्नमेंट की, के समर्थन मूल्य पर, अगर समर्थन मूल्य से बाजार किसी जिन्स का नीचे जाता है, फसल का नीचे जाता है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फसल, उस उत्पाद को हमारी गवर्नमेंट उस पर खरीद करे। परंतु हमने देखा है जब हमारी मूंगफली हमारे खेतों में आई और उस मूंगफली की खरीद करने के लिए बाजार की स्थिति को देखते हुए 25 रुपए किलो जब उसका बाजार सामने नजर आया, तो हमने सरकार से निवेदन किया कि सरकार इसको सपोर्ट प्राइस पर खरीद करे। हमने कई आंदोलन किए, परिणाम नहीं निकला, सरकार ने वही किया जो उसको करना था। इसी क्रम में जब हम देखें कि मूंग की फसल बम्पर थी, तुअर की फसल बम्पर थी, और जब रबी में सबसे बड़ा रकबा हमारा राजस्थान में सरसों का था, और उस सरसों के लिए हमने समय समय पर सरकार को चेताया। हमारे जिला केंद्रों से सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए हमने एजिटेशन किए। 26 मार्च का हमारे संपूर्ण प्रदेश के जिला केंद्रों पर एजिटेशन हुआ। उसके बाद हमारे को आश्वासन मिला यहां के कृषि मंत्री महोदय से कि हम उपज को खरीदेंगे, पर परिणाम आप हम सबके सामने है कि आज इस समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करने के कारण लगभग 4000 करोड़ रुपए का घाटा हमारे किसानों को झेलना पड़ा। ये तो इनकी जिम्मेदारी थी ना समर्थन मूल्य पर खरीदने की, उस चीज को ये नहीं खरीद पाए, तो आप और हम विचार करें कहां तक किसान मानेगा कि जो ये सरकारें जो संदेश दे रही है किसान हित में, वह सरकार पूर्ण कर देगी। ये एक प्रश्नवाचक है। आज ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमे की बात कर रहे हैं जी। मैं तो एक कहता हूं, भारतीय किसान संघ एक कहता है, अरे कि जितनी प्रीमियम आप कंपनियों को दे रहे हो, और इस साल 2900 करोड़ रुपए अगर हम केंद्रीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसानों की अगर प्रीमियम को जोड़ें तो लगभग इतना बैठता है, और इनको देने का किसान को लक्ष्य क्या है, लगभग 400 करोड़।
यानी कि किसान के नाम से जो योजना बनती है सरकार देना चाहती है, लेकिन क्या किसानों तक पहुंच पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं कहीं एक कमी जो है वो जरूर इस बीच में नजर आती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, क्या जो समर्थन मूल्य के लिए जो एक फॉर्मूला तय किया गया है, क्या उसमें भी बदलाव की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर सरकार को खरीद करनी चाहिए उस तरीके की चीजें हो नहीं पा रही है और हालात ये हैं कि किसान जो है लगातार कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। और हालात ये हैं कि जो देश की इकोनॉमी की एक स्ट्रेंथ करने वाला जो किसान है, जो उसको सुदृढ़ करने वाला किसान है, उसको आज आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। बजाय उत्पादन बढ़ाने के सरकार ने वादे जरूर किए हैं, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतरेगी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।